हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। हम पिछले चैप्टर में अधातुओं के रसायन के बारे में बात किए थे, जिसके अंतर्गत अधातु होता क्या है, अधातु के बारे में बताए थे कि अधातु वे तत्व होते हैं जो ऋणावेशित भी होते हैं, ये भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, वो ग्राही कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे फिर बताया था कि वो बहुत सारी हर अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस, अधिकतर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि 18वें वर्ग में देखा है हमने अक्रिय गैसों के बारे में। वह वो अक्रिय गैस द्रव और गैसीय अवस्था में होते हैं और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अधातु दाईं और आवर्त सारणी के एक त्रिभुजाकार आकृति लेकर हुए हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर हमने और भी बताया था धातुओं के बारे में। ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो क्या है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर धातुओं के बारे में भी बताया था कि सामान्य तौर पर सभी धातुएं कहाँ होती है, वह हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। फिर किंतु एक अपवाद देखा था हमने पारा के बारे में कि पारा एक ऐसा धातु होता है जो क्या होता है, सामान्य तौर पर द्रव अवस्था में होता है। ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, आज हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे और आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो धातु एवं धातुकर्म है। धातु अर्थात मेटल एंड मेटलर्जी। अर्थात मेटलर्जी का क्या मतलब होगा, जैसे आगे आएगा। अभी हम धातु के बारे में बात करते हैं, फिर धातु के बाद जब धातु कर्म की बात आएगी तब हम धातु कर्म की भी परिभाषा करेंगे। ठीक है, तो धातु वे तत्व जिसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पाई जाती है, उसे धातु कहते हैं। यह एक दाता होता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं हम। और उसके बाद हम बता सकते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। जानते हैं कि ये चमकदार होते हैं, ये आघातवर्धनीय होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसे जब क्या किया जाता है, इस पर जब प्रहार किया जाता है किसी धातु के साथ तो ये आवाज करते हैं। और बहुत से इसमें आघात तन्यता का गुण पाया जाता है, इससे तार बनाए जा सकते हैं, चादर, इसे पीट कर हम चादर के रूप में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे भौतिक गुण हैं जो हमने छोटी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है। के बारे में हमने क्या बताया कि आघातवर्धनीय होती है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और क्या बता सकते हैं, और बहुत सारे गुण हैं जिसके बारे में हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो ये थे धातुओं के भौतिक गुण जिसको हमने देखा और समझा। अब धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में चलते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, धातुओं के रासायनिक गुण के अंतर्गत चले तो भूपर पट्टी में, धरातल में, इस पृथ्वी में इनके रासायनिक गुण। सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि धातु और ये एक सक्रिय तत्व होते हैं, ये हमेशा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये संयुक्त अवस्था का क्या करते हैं, अब हम लोहे का जब हम निष्कर्षण करते हैं, लोहा जैसे बीएसपी प्लांट आप देखते हैं, वो कच्चे लोहे को लाता है, तो कहाँ से लाता है, खदान से लाता है, बैलाडीला से ला सकता है, या आपका दलविलाजरा से लाता है, आपको पता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वह जब हम लाते हैं तो वो पत्थर के रूप में होते हैं, ढेले के रूप में होते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां चिपकी हुई रहती है। फिर क्या करते हैं, उसको मशीन में ले जाते हैं, उसको पीसते हैं, उसको फिर धोते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब वो इतना बड़ा जो ढेला रहता है वो छोटा सा एक लोहे के रूप में बदलता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं के कारण। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि भाई जो धातु होते हैं वो हमेशा उनके जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अन्य तत्वों को दे देते हैं और एक संयुक्त यौगिक बना देते हैं। वैसे बहुत सारे जो तत्व से वह क्या बन जाते हैं, यौगिक, और प्रकृति पर वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, इसलिए धातु हमेशा सक्रिय धातु क्या होते हैं, हमेशा संयुक्त अवस्था में। संयुक्त का मतलब वो कोई ना कोई उसके साथ क्रिया करके उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसी प्रकृति में हमारे बहुत सारे जो धातु है उनकी उपलब्धता, तो सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा हमारे
भारत मतलब हमारे भूपर्वती में उपस्थित है उसकी जो मात्रा है सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, और सबसे जो कम मात्रा में है वह क्या है, सोना है। देखो जो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो सबसे सस्ता धातु है, और जो सबसे कम मात्रा में है वो सबसे महंगा धातु है, सोना। सोने का काम क्या होता है, हम है ना हमारे देश में खासकर इंडियन ट्रेडिशन में उसका उपयोग आभूषणों के रूप में किया जाता है। महिलाएं इसका उपयोग आभूषण के रूप में करती है, ठीक है। और सबसे कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रयोग हम क्या करते हैं, बर्तन के रूप में भी किया जा सकता है क्योंकि वो सस्ते हैं। अब हम सोने चांदी के तो बर्तन नहीं बना सकते हैं क्योंकि महंगे हैं। महंगे इसलिए क्योंकि मांग और पूर्ति का नियम आप अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, जिसकी मांग जितनी ज्यादा होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए वो महंगा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके रासायनिक गुणों के अंदर। फिर मैंने कहा सक्रिय, तो जो सबसे सक्रिय धातु होता है प्रकृति में, आपको पेज नंबर 137 में देखना, आपको वहां पर दिखेगा सबसे ज्यादा होता है लिथियम, फिर क्या होता है पोटेशियम, फिर क्या होता है सोडियम। ये सब क्या है, ये सभी सबसे सक्रिय धातु है, ठीक है। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। इस प्रकार से जो पूछेगा आपको कि सबसे सक्रिय धातु कौन सा है तो आप बताएंगे लिथियम। लिथियम कौन सा है, सबसे सक्रिय धातु है। और सबसे कम, सबसे लास्ट सबसे कम सक्रिय धातु कौन है, प्लेटिनम। कौन सा है, प्लेटिनम। और इसके जस्ट ऊपर जो आता है ना औरम, औरम मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। सोचिए अब यहाँ पर एक डिफरेंस बताऊंगा आपको, क्या कि भाई लिथियम सबसे सक्रिय धातु होता है, मतलब वो बहुत तीव्र गति से क्रिया कर लेता होगा किसी। अब इससे क्या समझ में आया, कैसे पता चला कि ये सक्रिय है, तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो यहाँ पर देखा लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, अब ये तो तीनों है, तो लेकिन उसमें तीनों में एक है, इसके भी बाह्यतम कक्ष में, इसके भी बाह्यतम कक्ष में, इसके भी बाह्यतम कक्ष में। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, लेकिन एक एक वाले में सबसे पावरफुल है कौन, लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, और सबसे कम क्रियाशील है वो कौन है, प्लेटिनम और सोना। इसलिए क्या किया जाता है, सोना और चांदी ये संयुक्त रूप में अर्थात प्रकृति में वायुमंडल से या अन्य तत्वों से क्या करती है, या आसानी से क्रिया नहीं करती है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम होती है। इसलिए क्या किया जाता है, इन दोनों का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसमें किया जाता है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे धातुओं का वायु में दहन करने से क्या प्राप्त होता है, धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सामान्य तापमान किया कि सोडियम को धातुओं के साथ क्रिया किया तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बनता है, अर्थात इसको संतुलित करेंगे, 2 है और ये भी 2 हो जाएगा, 2 2 4, 2 एकम 2, इसको 4 कर देंगे। तो क्या बनाया भैया, ये सोडियम के ऑक्साइड को बनाता है। किंतु जब इनके ऑक्साइडों को किसके साथ क्रिया करा दिया जाता है, जब इनके ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया करा दिया जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, संतुलित, ये लिक्विड पोजीशन में रह द्रव, जल है मतलब द्रव होगा, और उसके साथ क्या हो जाएगा, वो बना लेता है NaOH, 2Na दिखाई पड़ रहा है, OH, O भी 2 दिखाई पड़ रहा है, और H भी 2, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसे और भी कर सकते हैं, जिंक का है ऑक्सीजन से तो जिंक ऑक्साइड बनता है, 2 हो गया तो 2NO। अगर हम करें कैल्शियम का ऑक्सीजन से तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है,
2CO। इस प्रकार से धातुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या होता है, क्या होता है जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं? जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो याद रखिएगा, जब धातुएं जल से क्रिया करेगी ना तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे देखते हैं ये Na धातुएं जब जल से H2O से क्रिया कर रही है तो क्या बनाती है, देखते हैं, धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनाती है और क्या मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न करती है भैया। ठीक है, ये जो तीर दिखाता है ना, ये बताता है कि मैं वायुमंडल की ओर जाऊंगा, क्योंकि गैस है, गैस हल्की होने के कारण ऊपर जाएगी, संतुलित करेंगे। अब यहाँ पर जब संतुलित किया, मैंने देखा यहाँ 2 लगाया, यहाँ पर भी 2 लगाया। अब देखते कुएं में खत्म हो गया, H2 था, H2 तो यहाँ निकला ही है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से और करके देखते हैं, जब मैग्नीशियम की क्रिया जल से कराई जाती है क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जब यहाँ क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पर 2 और 2 हो गया, और उसके बाद 4 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ निकला। इस प्रकार से हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने सीखा कि भाई जब जल क्या होता है, जब धातु जल के साथ क्रिया करती है तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है प्यारे बच्चों, मैं दोनों तीनों टॉपिकों को पढ़ के मैं प्रश्न का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। हवा में खुला छोड़ देने पर धातुओं की चमक क्या होती है, क्रिया कम हो, चमक कम हो जाती है, क्यों, तो बताएंगे। हवा में खुला छोड़ देने पर धातुओं की चमक इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वह क्या हो जाते हैं, धातुएं जो क्रियाशील धातु हैं संयुक्त अवस्था में नहीं होती है और वायुमंडल के साथ क्रिया करके एक मलिन परत बना लेती है, जिसके कारण उनकी चमक कम हो जाती है। फिर बताया सोना और प्लेटिनम का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है, क्यों, सोना और प्लेटिनम दोनों का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है, क्योंकि क्या, क्योंकि हम बताएंगे क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है हमारा अगला प्रश्न, लेड और पोटेशियम तथा सोडियम, लेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, लेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराकर समीकरण, तो हमने क्या किया, तो ये हो जाएगा PbO टू PbO, लेड ऑक्साइड बनता है। मैंने कहा था धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातुओं के ऑक्साइड बनाएगा, और ये होता है O2, हो जाएगा Al2O3, धातुओं के ऑक्साइड बनाता है। ये प्रश्न था। इसके बाद हमारा और प्रश्न है, बोला है इन अभिक्रियाओं को समीकरण दीजिए। कैल्शियम के जल के साथ क्रिया, कैल्शियम की जल के साथ क्रिया,
कैल्शियम का जल के साथ अभिक्रिया दूंगा तो CaOH का होल ट्वाइस होगा और प्लस क्या हो जाएगा H2। अभी हमने पढ़ा था ना धातु को किसके साथ जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो धातु की हाइड्रोक्साइड और क्या मुक्त होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगर आप संतुष्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये संतुष्ट हो जाएगा। फिर कहता है लोहे की जल वाष्प के साथ क्रिया, लोहे की जल वाष्प के साथ क्रिया, वाष्प का मतलब पानी, ये होता है हेमेटाइट बनता है Fe2O3 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब हम इसको संतुलित करेंगे, F2 है तो 2 कर दिया, Fe2 यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है 3 दिखा रहा था, यहाँ पर मैं 3 लगाया तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी हो गया 3। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया संतुलित कर दिया। एल्यूमिनियम धातु की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने के पश्चात कौन सी गैस बनती है, ठीक है। तो हम जो प्रश्न पढ़ रहे थे एल्यूमिनियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने के पश्चात कौन सी गैस बनती है, एल्यूमिनियम को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसको अगर हम क्या करें संतुलित करें तो इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। ये देखते हैं कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इससे समझ में आ गया जब धातु अम्ल के तनु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस और संगत द्रवण प्राप्त होता है। अब हमारा अम्लराज किसे कहते हैं, अगला प्रश्न पूछा है अम्लराज, एक्वा रीजा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम जानते हैं एक्वा रीजा क्या होता है, 3 भाग सांद्र HCl प्लस 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को ही 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको बड़ी कक्षाओं में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि अम्लराज किसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं और अब समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति के अंतर्गत हम सबसे पहले चलेंगे कि हम जानेंगे कि प्रकृति पर सबसे पहले सभी चीजें हमें खनन के पश्चात प्रकृति भूपर्पटी से ही प्राप्त होती है, लेकिन हमने सक्रियता के बारे में बताया कि धातु जो अधिक सक्रिय होती है और जो कम सक्रिय होती है, ठीक है। जो अधिक सक्रिय होती है वो क्या होती है, संयुक्त अवस्था में होती है। अकार्बनिक भूपर्पटी में क्या होती है, अकार्बनिक पदार्थ से जो भी पदार्थ होती है उनके साथ वो क्रिया करती क्या होती है, संयुक्त रूप से प्रदान प्राप्त होती है। सोना और चांदी क्या होता है, सोना और प्लेटिनम क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, इसलिए इसी प्रकार से हमें मिल जाती है कम अशुद्धियों के साथ, लेकिन इसकी मात्रा भूपर्पटी में बहुत कम भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो संयुक्त अवस्था में जो सक्रिय होते हैं वो क्या होते हैं, खनन के पश्चात प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने शुरू में एक उदाहरण दिया था, वो क्या होते हैं, ये अकार्बनिक संगठन के साथ एक निश्चित क्रियाविधि के साथ संगठित रहते हैं, उसको खोदा जाता है। तो ऐसे ही जो खनन के पश्चात जो निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं हम उन्हें खनिज कहते हैं। अब आ जाते हैं खनिज और अयस्क। तो अयस्क के बारे में जानते हैं, वे पदार्थ जो खनन के पश्चात भूपर्पटी से खनन के पश्चात, वे खनिज जो खनन के पश्चात भूपर्पटी से प्राप्त तो होते हैं और उसमें धातुओं की शुद्ध मात्रा अधिक पाई जाती हो, जिसको कम खर्च में शुद्ध किया जा सकता हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अर्थात अशुद्धियां कम हो, शुद्ध पदार्थ ज्यादा हो, उसे अयस्क। और जिसमें अशुद्धियां अधिक होती है और शुद्ध पदार्थ कम होता है,
ऐसे पदार्थ को हम खनिज कहते हैं, याद रखिए। इसलिए प्रत्येक अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन खनिज अयस्क नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शुद्ध होगा ज्यादा तब वो अयस्क होगा, अशुद्ध होगा ज्यादा तो वह खनिज होगा। तो ये थे हमारे धातु अयस्क के प्रकार। ऑक्साइड के अयस्क देखो, ऑक्सीजन 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 लगा है, इसलिए से ऑक्साइड के अयस्क कह रहे हैं। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, बॉक्साइड है, कैल्साइट है। पूछता है कभी कभी किन्हीं दो ऑक्साइड अयस्कों के नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए। फिर कार्बोनेट CO3 जुड़ा रहेगा जिसके साथ वो कार्बोनेट, क्योंकि CO3 को हम कार्बोनेट तो बताया। डोलोमाइट्स MgCO3, लाइमस्टोन CaCO3। फिर बताया सल्फाइड मतलब S जुड़ा रहना चाहिए, FeS आपको दिखाई पड़ रहा है, FeS दिख रहा है। फिर सल्फेट है तो SO4 दिखना चाहिए, कॉपर सल्फेट है। तो ये सभी क्या है, धातुओं के ये संयुक्त अवस्था में, देखिए इसमें सभी धातु जुड़े हुए हैं, लेकिन ये संयुक्त अवस्था में है। इनको शुद्ध किया जाता है तब हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के बहुत सारे खनिज संसाधन है। जैसे आप देखेंगे ये हेमेटाइट है ना, ये हेमेटाइट आपको कहाँ मिलता है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर, ठीक है, कबीरधाम, ऐसे ऐसे जगहों पर मिलता है। इसी प्रकार से बॉक्साइट है, सरगुजा है, कोरबा है, देख रहे हैं बॉक्साइट, सरगुजा है, कोरबा है, जसपुर है, ऐसे जगहों पर मिलते हैं। इसी प्रकार ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है इसके बारे में आपको पूछा जाता है, जिसको आपको याद करना है। ये पेज नंबर 142 में छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कौन से अयस्क पाए जाते हैं। अयस्क क्यों कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें अशुद्धियां कम होंगी, शुद्ध पदार्थ ज्यादा होगा। खनिज नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये खनिज कहला सकता है, लेकिन वास्तविकता अयस्क की परिभाषा को हम अपने दिमाग में रखें। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की साइंस की क्लास। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले कक्षा में हम इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे और कुछ और नया चीज सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।